नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स फॉरम पे। यूपीएसआई सेट 2 जो अभी पेपर हुआ है आपका, तो उसके जो है वीडियो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है और आप लोग अपने उत्तर कुंजी को जांच लें। ठीक है, एक आधे प्रश्नों को भी देख लें कि हाँ किस प्रकार के लेवल के आने वाले हैं प्रश्न, और मैं सिर्फ आपको उत्तर बताते चल रहा हूँ, आप लोग सभी लोग उसके उत्तर जाँच कर लें। ठीक है, चलो आइए। यूपीएसआई U2 यानी पहले का हम करा चुके हैं, इसीलिए क्या लिखा है सामने 2 लिखा है। इससे पहले जो एक स्टिक हुई थी वो आपको यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना तो मिल जाएगी। शब्द पूछा गया है, देखो ये भाषा विज्ञान से प्रश्न है भाई कि हिंदी शब्द किस भाषा परिवार का है। हिंदी शब्द जो है किस भाषा परिवार का है बताइए। हिंदी द्राविड़ परिवार का है, भारूपी, चीनी, तिब्बती या ऑस्ट्रिक। याद रखना किस परिवार का है ये भाई, भारूपी परिवार का है। किसका, भारत और यूरोप। याद रखना ये दो मिले थे भाई, भारत और यूरोप की जो दोनों की मिला के भाषा थी उसी को क्या कहते हैं, भारूपी परिवार। इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत और भी निकल के आए हैं भाषाएं, उनसे अभी आपको नहीं मतलब है, जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अभी इसका उत्तर क्या है, बी है, भारूपी परिवार हिंदी शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी। इसमें देखो आपको कई लिपि नजर आ रही होंगी, एक ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा और रोमन। हालांकि लिपि ये सारी काम की हैं आपके। अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं इसी के साथ में। देखो सबसे पहली जो लिपि थी ना आपकी, ब्राह्मी लिपि आई थी। कौन सी, ब्राह्मी लिपि। इसके 2 भेद हुए थे, याद रखना इसके 2 भेद हुए थे। ठीक, एक तो हमारी वही तमिल वाली लिपि थी, ठीक है, और एक हमारी आई थी, हम कह सकते हैं कुटिल लिपि। ठीक है, कुटिल से हमारी निकली थी, कौन सी लिपि निकली थी, 2 लिपियां निकलती हैं कुटिल से, उत्तरी शैली के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत भाई एक निकली थी हमारी कौन सी, देवनागरी, ठीक है, और एक होती है आपकी शारदा लिपि। ठीक है, चलो खैर अभी इतनी गहराई में मत जाइए आप लोग, इतना समझ लीजिए। इसका उत्तर देखो, इसके वैसे तो 2 ही उत्तर हो सकते थे, पर मैं बता दूं आपको, एक बार याद रखना कि पूछा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये तो देवनागरी है। वैसे देवनागरी कहां से निकल के आई है, ये ब्राह्मी लिपि से आई है। इसका चार्ट मैं बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा जब इस भाषा विज्ञान, तो वहां पे आपको बेहतर समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन है इसका, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। ठीक है, कौन सी, देवनागरी। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद शब्द किस संधि से बना है। बहुत अच्छी बात इसमें यह है, थोड़ा याद रखना, इसको अगर हम विच्छेद करें तो एक उप निकलता है भाई, नि निकलता है और सद निकलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है, समीप। बहुत अच्छे। नि का अर्थ क्या होता है, निश्चित कह सकते हो, क्या, निश्चित कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सद मतलब ज्ञान, यानी वह जो गुरु के पास में बैठकर निश्चित रूप से ज्ञान लेता है, ठीक है, उसी को उपनिषद बोला जाता है। इंपॉर्टेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें देखो कोई संधि नहीं हुई, सब संयोग है, क्योंकि ये आपका क्या है, उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, ये क्या है, मूल धातु है। क्या है, मूल धातु है, तो इसमें संधि नहीं हुई है, इसमें संयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। राम धन ईश्वर, बहुत अच्छा शब्द, बहुत बढ़िया शब्द। देखो यहां पे लिखा है राम प्लस ईश्वर, सभी को पता होगा, इसमें कोई बड़ी वाली बात ही नहीं है। यहां से क्या निकला भाई, लघु आ निकला है, सामने क्या है, दीर्घ ही है। परिवर्तन किसमें होगा, गुण संधि के अनुसार सभी को याद आना चाहिए, परिवर्तन किसमें होगा, ए में होगा। परिवर्तन किसमें होगा, ए में होगा। अब आपके सामने जैसा शब्द लिखा लिख दीजिए, राम और धन ए, फिर इधर हमारा क्या बचा है, स्वर, तो ए की मात्रा कहां जाएगी, यहाँ देखो हलंत का चिन्ह था, बनेगा क्या भैया हमारा, रामेश्वर। गुण संधि के अनुसार हमारा क्या बन जाएगा, रामेश्वर। बहुत बढ़िया शब्द है, क्या बन जाएगा, रामेश्वर। तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, रामेश्वर। यही ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। और संधि इसमें पूछे कौन सी संधि भैया, तो गुण संधि है। कौन सी संधि भैया, गुण संधि है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं। राजपथ शब्द में कौन सा समास होगा, राजपथ में, राजपथ में कौन सा समास होगा बताइए सभी लोग, राजपथ में कौन सा समास होगा, राजपथ। देखो एक बात याद रखना,
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है। राजपथ, इसमें क्या होगा, कारक विभक्तियां आपकी प्रयोग की जाती हैं, याद रखना, कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास जो होता है, याद रखना, जिनके बीच में द्वंद्व हो जाए, यानी लड़ाई झगड़ा हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। नहीं समझ सकते हो, ऐसे समझो, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास। जैसे उदाहरण के तौर पे राम और सीता, अगर आपसे इसमें पूछ ले कौन सा समास है, तो क्या होगा, द्वंद्व समास है, क्योंकि राम एक अलग पद है, सीता अलग पद है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास, याद रखना, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किसमें, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे नहीं समझ में आ जाए तो याद रखना, कुछ शब्द आप याद रखना, यथा, प्रति और अनु, जैसे ऐसे शब्द अगर आपको कहीं नजर आ जाए, इनसे बना हुआ शब्द सब किसमें जाएगा, अव्ययभाव में जाएगा। किसमें, अव्ययभाव समास में। बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है, याद रखना, दो पद होंगे, कितने पद होंगे, दो पद होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, मगर दूसरी बात, दोनों पद अपने अपने एक अलग अर्थ दे रहे होंगे, और जैसे ये जुड़ेंगे तो एक तीसरा अर्थ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, तीसरा अर्थ निकल के आएगा। इसी को कहा जाता है क्या, बहुब्रीहि समास। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं सारे आपको समझा देता हूं। पंख दिया है, इधर दिया है भैया जा, पंख का अर्थ क्या होता है, कीचड़, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए। कीचड़, जय मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ से कौन जन्म लेता है, अर्थात कमल। तो इसके लिए बहुब्रीहि समास हो गया। तो अब बचा क्या, राजपथ, यानी राजा का पथ। देखो राजपथ, इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो बनता क्या भैया, राजा का पथ, यानी राजा का जो पथ है। अब इसमें देखो द्वितीय विभक्ति यानी संबंध कारक का प्रयोग किया गया। किसका, संबंध कारक का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। ठीक है, अंधे में काना राजा। अब उससे पूछा लोकोक्ति या मुहावरा या अलंकार या विशेषण। एक बात समझना थोड़ा, एक आपके सामने आती है लोकोक्ति, एक शब्द है आपके सामने भाई लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होती है, इधर देखते हैं मुहावरा। मुहावरा क्या होता है, किसी को नहीं पता क्या मुहावरा क्या होता है, समझना। इसको अगर हम विच्छेद करते हैं ना बेटा, तो इसका विच्छेद होता है लोक धन उक्ति। इसमें भी कौन सी संधि है, गुण संधि है। लोक धन उक्ति, लोक मतलब जो प्रचलित उक्तियां होती हैं, इनसे सबसे अगर ऐसे भी नहीं समझ सकते हो तो लोकोक्ति आप आसानी से समझ सकते हो। लोकोक्ति को आप आपके घर में खूब प्रचलन रूप में आती है वो, ठीक है, खूब प्रचलित की जाती हैं। अंधे में काना राजा, यानी क्या है, जब किसी को कुछ नहीं पता होता तो थोड़ा सा ज्ञान, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उठ जाता है ऊपर। इसको क्या कहते हैं, सबको इसका भाव भी पता होगा। जो हमारे प्रचलित होते हैं उनको कहते हैं लोकोक्ति। अब मुहावरों में सिर्फ इतना अंतर होता है भैया कि ये लाक्षणिक होते हैं, ये लक्षण पर आधारित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बोल दिया लाठियां चल रही हैं, अब बताइए मुहावरा है या लोकोक्ति है। तो कभी आप लाठियों को चलते हुए देखे हैं, नहीं देखे, इसका मतलब क्या है कि वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये है मुहावरा। लोकोक्ति, लोकोक्ति में क्या होगा, जैसे गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, अवसर का लाभ उठाना, ठीक, ये होता है। और गंगा, बहती गंगा में हाथ धोना, अब इसके क्या है, लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या है, अवसर का लाभ उठाना, वही बातें होती है। ठीक है, याद रखना ये क्या है, अंधे में काना राजा लोकोक्ति है। क्या है, लोकोक्ति। बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा फिर जब पढ़ाऊंगा इसको। आगे बात करते हैं कविता शब्द। याद रखना कविता शब्द में किस प्रत्यय, तो देखो एक बात याद रखना, क्या होता है भैया उपसर्ग और क्या होता है प्रत्यय, थोड़ा समझना। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, सबसे अच्छी बात, उपसर्ग जो होगा किसी शब्द के शुरू में लगेगा। क्या होगा भाई, शब्द के शुरू में लगता है, शब्द के क्या लगता है, शुरू में लगता है, ठीक है, शुरू में लगता है। और प्रत्यय क्या होगा, अंत में लगता है। शब्द के किस में लगेगा, अंत में लगेगा। बहुत अच्छी बात गुरुजी, हम जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम ले यहाँ पे एक मूल शब्द ले लिया हार, क्या ले लिया, हार, अगर इससे पहले हम उप शब्द लगा दें तो ये बन गया क्या, देखो उपहार। ये उपहार, उप जो शब्द लगाया ये क्या है, उपसर्ग है। ये हमारा है मूल शब्द, और यहां हम उपसर्ग जैसे लगाए उप, बन गया क्या, उपहार, अर्थ बदल गया। हार हम क्या कह सकते हैं, एक हार, इस हार के दो अर्थ निकाल सकते हैं। एक हार क्या बना सकते हैं, गले का हार, दूसरा हार, हार गए हम, हमसे वो जो हम चाहते थे वो हमको मिला नहीं, वो उसको क्या कहते हैं, हार। पर जैसे हमने उपसर्ग लगाया, इसका देखो अर्थ ही बदल गया, क्या हो गया, उपहार। इसका मतलब क्या है, किसी को कुछ भेंट देना। अच्छा, इसके आगे एक और शब्द लिखा लगा दीजिए, प्रति, प्रत्युपसर्ग। अब ये क्या बन जाएगा, प्रत्याहार।
ठीक है, अब देखो और बना दें थोड़ा एक, चलो फिलहाल इतना याद रखना। तो ये क्या होंगे, शुरू में लगेंगे। अब देखो इसमें देखा जाए तो एक ये हमारा मूल शब्द है और इसमें लगा क्या है, ये ता, इसको क्या कहते हैं, प्रत्यय। क्या कहते हैं, प्रत्यय। याद रखना जो ता जो प्रत्यय होते हैं ना, उनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें कौन सा लगा है, ता प्रत्यय है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, देखो पढ़ा, पढ़ इसमें मूल शब्द है ना बच्चा, पढ़ इसमें मूल शब्द है और इसमें देखो मात्रा किसकी लगी थी, आई। ये हमारा क्या है, प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बंगाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। सुंदर का विलोम क्या होगा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर है, तो इसका विलोम क्या होगा, बहुत गंदे लग रहे हो, नहीं कुरूप। क्या होगा, कुरूप। याद रखना क्या होगा, कुरूप। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। मित्र का पर्यायवाची क्या होता है, किसको नहीं पता है, तुम प्रभु मोहि सखा मैं बैरी। ठीक है, तो याद रखना क्या हो जाएगा, सखा। मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सखा। सबको पता है, हमको पता है बच्चा, बहुत नॉर्मल पेपर दिया था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। राम तुम्हारा बड़ा नाम है। अब इसमें देखो थोड़ा लक्षण पे भी आधारित है। अब इसमें बताना उपमा, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति क्या है। आपको यहाँ पे जो राम दिख रहा है ना शब्द, आपको ये लग रहा होगा कि राम प्रभु हैं, और ये बात सही है भैया, राम तुम्हारा बड़ा नाम है, ठीक है। मगर यहाँ जरूरी नहीं है कि राम के लिए शब्द आया हो, कोई और भी आ सकता है। तुम्हारे घर में राम नाम हो और उसका कुछ मतलब कुछ विशेष बात ना हो और कह दो राम तुम्हारा बड़ा नाम है, इसका मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के आपने उसके बारे में कह दिया। इसको क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। क्या कहा जाता है, इसमें कौन सा अलंकार है भैया, अतिशयोक्ति अलंकार है। क्योंकि यहाँ भगवान राम की बात जरूरी नहीं कि उन्हीं की बात हुई हो। ठीक है, समझ रहे हो, तो क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है सूरज निकलने ही कमल मुस्कुराने लगे। एक बात इस आप सबसे बढ़िया अलंकार है ये, जो रूपक, मानवीकरण, श्लेष, उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार कहां पे होता है भैया, जैसे आपके सामने आ जाए मनु मानो, शब्द क्या है, मनु मानो, जनु जानो। ठीक है, जनु जानो, ऐसे शब्दों या वाचक शब्दों का प्रयोग हो, समझ लेना कौन सा अलंकार भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के बादल गरजने वो लगा, मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो मानो, मनु मानो, जनु जानो, यानी इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। श्लेष अलंकार मतलब चिपका हुआ। श्लेष मतलब क्या होता है, चिपका हुआ। एक शब्द होगा उसके कई कई अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है, एक शब्द का कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस, जदपि सुलात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत और भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता अमित। तो इसमें जो भूषण शब्द है, क्या है, भूषण शब्द है, ये कई लोगों के लिए आया, यहाँ पे कविता के लिए भी आया है। इसके संदर्भ में ये अर्थ क्या हो जाएगा, अलंकार। और वनिता भी शब्द आया है, क्या आया है, वनिता। और वनिता क्या है इसमें, वनिता किसके लिए आता है भाई, स्त्री को क्या कहते हैं, वनिता। ये क्या है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आभूषण। क्या कह सकते हो, आभूषण। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लेष। पढ़ाएंगे अलंकार, बेहतर तरीके से मजा आएगा। रूपक अलंकार, जब रूप दे दिया जाता है कि चरण कमल बंदो हरि राई, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। अब बात आती है मानवीकरण। मानवीकरण ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है। जब ऐसा समझ लो जिसे कहा ना, सूरज निकलते ही कमल मुस्कुराने लगे। एक बात बताओ, कमलों को मुस्कुराते हुए देखा आपने, नहीं देखा ना। तो जब क्या होता है ना कि प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्य के रूप में दिखाया जाने लगे, वहां पे अलंकार कौन सा होता है, मानवीकरण। यानी जो चीज हंस बोल नहीं सकते हैं उनसे आप बुलवाने की कोशिश कर रहे हो, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बंगाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। शिव का डमरू बज उठा। अब देखो इसमें क्या है, विभत्स है, वीर है, अद्भुत है, रौद्र है। तो भैया ना तो विभत्स है, ना वीर है और ना तो रौद्र है। अलंकार कौन सा इसमें, अद्भुत अलंकार है, अद्भुत अलंकार है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बाकी रस भी पढ़ाएंगे। रुलाने वाला रस कौन सा है, कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सुन कपोल, आए रुक गया यही संसार, पड़ी है ऐसी छिन्नाधार बात हत
लतिका वह सुकुमार, ये करुण रस है जिसमें आप हमेशा रोने लगेंगे उस ऐसी कविताओं को सुन के। तो रोने वाला रस कौन सा भैया? करुण रस है। हास्य श्रृंगार और शांत रस सबको पता ही है, पढ़ाऊंगा जो मेरे से पढ़ाऊंगा। चंपक गुलाब और कदम, कदम इसमें देखो शब्द आपके सामने लिखे हैं, चंपक और गुलाब और भी शब्द है तो इसको भी हम लोग गिनेंगे। और शब्द आपके सामने आ गया कदम। सबसे अच्छी बात क्या है देखो, रोला, दोहा और सवैया। सवैया तो सब लोग जानते ही होंगे, सवैया कैसा, हालांकि ये इसका उत्तर नहीं है भैया, सवैया मत मानना इसमें। सवैया 4 लाइनों की होती है, ठीक है, सवैया 4 लाइनों की होती है, इनमें एक लय होती है बाकायदा, ठीक है। जैसे सवैया में अगर हम बात करें, कोई एक पंक्ति आपको याद नहीं आती तो मुझे याद आती है कि अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपत लयने किसे, अवलोके हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे देख से, तुलसी मनोरंजित रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से, सजनी सस में समशील यो भैनव नील सरोहर से बिकी से। ये सवैया है। ये क्या है? सवैया है। इसकी विशेष पहचान बाद में बताऊंगा। याद रखना इसमें चौपाई याद रखना, खास करके चौपाई में क्या होंगे, 16 मात्राओं पे क्या होती है, यति होती है, यानी 16 मात्राएं होती है। हर एक चरण में कितनी? 16 मात्राएं होती है। अब थोड़ा मात्रा गिनते हैं, यहाँ पे मात्रा गिनते हैं हम। बढ़िया जब छंद पढ़ाएंगे तो बहुत मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, आपको अलग धुंध में ही मजा आएगा, मजा आ जाएगा छंद पढ़ के। देखो याद रखना, यहाँ पे कुछ बातें अगर याद रखनी है तो यहाँ पे देखो, इसकी 2 मात्रा है, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। गिन लीजिए, 2 2 3 4 5 2 7 8 8 और 2 10 1 11 11 2 13 13 2 15, एक और ये भी ये रही थी 16। तो कितनी मात्रा हो गई? 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। चौपाई क्या है? 16, ठीक है। जैसे और नहीं याद आता तो ऐसे याद करो कि झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन झूठ चबेना, ठीक है। ये चौपाई है। तुलसीदास रामचरितमानस जब पढ़ना, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए कि कामायनी का महाकाव्य किसे कहा जाता है? कामायनी में 15 सर्ग हैं। कौन कौन से सर्ग हैं? चिंता श्रद्धा से, काम वासना लज्जा से, क्रम ईर्ष्या ईड़ा है, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्यानंद। ये 15 के 15 सर्ग आपके सामने बोला है। सबसे पहले इसमें चिंता सर्ग है, याद रखना कौन सा सर्ग? चिंता सर्ग। और सबसे लास्ट में कौन सा है? आनंद सर्ग है। ये आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं भैया? तो याद रखना 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं पूछा जाता है, बहुत बढ़िया, 15 सर्ग हैं। अच्छा, आप पूछा है कि है किसके, तो सबको पता है किसके? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। किसी को नहीं याद है तो मैं बता दूं। और जयशंकर प्रसाद की अगर रचना आपको याद रखना है तो कोई जरूरी नहीं है, बाद में याद करा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए अगला प्रश्न, हंस गया वह देखकर अपनी परछाई। बहुत अच्छी बात है, देखो हंस गया वह देखकर अपनी परछाई। अभी आपको मैंने बताया श्लेष में क्या होगा? एक शब्द चिपका हुआ का। अनुप्रास में क्या होगा? एक ही वर्ण की जब कई बार आवृत्ति होती है, एक ही भैया वर्ण की जब कई बार आवृत्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं? अनुप्रास। उपमेय नहीं होता, उपमा होता है अलंकार, तो इसको तो काट ही दीजिए। अब बातें हैं वक्रोक्ति, वक्रधन उक्ति। अगर इसका हम विच्छेद करते हैं ना भैया, तो इसका निकल के आएगा वक्रधन उक्ति। वक्र मतलब टेढ़ी, क्या? टेढ़ी। और उक्ति मतलब कथन, यानी वह उक्ति जो थोड़ा भाव में टेढ़ापन हो उसमें, इसी को क्या कहते हैं? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति सिद्धांत भी था। तो इसमें याद रखना, हंस गया वह देखकर अपनी परछाई, ये इसमें कौन सा अलंकार है भैया? वक्रोक्ति अलंकार है। बाकी जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो वक्रोक्ति को और बेहतर तरीके से, अभी तो सिर्फ आपको मैं प्रश्न उत्तर दे रहा हूं, इसको भी कई उदाहरण से समझाता और बेहतर समझ में आते हैं, ठीक है। अगला बताइए, गगन गरजता है। देखो पूछा है गगन गरजता, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा है, कौन सा होगा? गगन गरजता है। गगन गरजता है कौन सा है? देखो एक बात, गगन गरजता, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे गा है और गा है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? आप लोग कमेंट करके बताएं सभी लोग। बताइए सभी लोग। देखो गगन गरजता बहुत अच्छा शब्द है। आप लोगों को लगेगा इसमें कि यहाँ गा, मगर थोड़ा सा फर्क इसमें है, क्योंकि इसमें है अनुप्रास भी। और सबसे अच्छी बात मैं और आपको बता दूं
कि किसी भी लाइन में, किसी भी पंक्ति में अगर आपको कोई अलंकार नहीं मिलता तो अनुप्रास तो मिल ही जाता है, मगर वो पहला अलंकार जब माना जाएगा जब दूसरा अलंकार इसमें नहीं होगा। पर गगन क्या है, गगन बादल है और उसमें आवाज क्या है, गरजने की बात की जा रही है, शेर की जैसे गरजने की बात की जा रही है। और क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं कभी आवाज नहीं करती है, कुछ बोलती नहीं है, तो इसीलिए अलंकार इसमें कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। कौन सा, मानवीकरण अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला हम इसी को देंगे, पहला ये है, दूसरे नंबर पे ये हमारा आ सकता है। ठीक है, वैसे भी किसी भी कविता में आपको अनुप्रास तो मिल ही जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण, करुण मतलब क्या होता है, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। रति किसका स्थायी भाव है भैया? रति किसका है, श्रृंगार रस का है। किसका है, श्रृंगार रस का है। अगर हम और भी लिखवा दें तो यहीं पे लिख लीजिए, थोड़ा याद रहेगा। किसका है, श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का। हास ये हास्य का होता है, हास्य इसका अलग होता है। उत्साह वीर का होता है। किसका होता है, वीर का स्थायी भाव होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बालक बाल खेल रहा है, अब इसमें थोड़ा देखना है। बालक बाल खेल रहा है, इसमें पूछा इसमें अनुप्रास किस ध्वनि पर है? तो देखो ना, यहाँ पे दिख रहा होगा बा, फिर बा, तो 2 बार बा आया है, तो यानी किस पे है, बा पर है। क्रम से है, ये भी ध्यान रखना था ना, क्रम से है तो ला पर भी, ला भी 2 बार आया, देखो यहाँ भी ला है, 3 बार ला है, मगर क्या ये क्रम से नहीं, देखो बीच में है, ये लास्ट में, ये भी लास्ट में, तो ये नहीं माना जाएगा। पहला हम किसको देंगे, बा को देंगे। किसको, बा को। तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी अनुप्रास अलंकार पढ़ाएंगे तो और बेहतर समझाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। आपके सामने है, सही वाक्य चुनना है। मुझे क्या है, मुझे भूख लग रही है, अरे है नहीं होगा, देखो गलत हो जाएगा। मुझे भूख लग रहा है, बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। मुझे भूख लग रही है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा भैया, सी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। आसमान से बातें करना, मुझ झूठ बोलना, बहुत ऊंचा होना, ईश्वर से मिलना या तर्क करना। तो बहुत अच्छी बात है, आसमान से बातें करना, अपने आप में नहीं रह जाना। ठीक है, कहते ना आप तो बड़े हवा में उड़ रहे हो, तो क्या हवा में कोई व्यक्ति उड़ता है? इसको मुहावरा कहते हैं। ये क्या है, मुहावरा है। आसमान से बातें करना, अब इसको तभी आप समझ पाओगे जब तक आपको पूर्व ज्ञान नहीं होगा। लोकोक्ति में पूर्व ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, पर मुहावरे में पूर्व ज्ञान की जरूरत होती है। कि आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ऊपर उठ जाता है तो किसी से बात नहीं करता है ना, तो ऊपर उठने से मतलब पैसा, रुपये पैसे में शोहरत वहरत सब आ जाती है ना, तब कहते हैं ना कि बड़े तुम तो ऊपर ऊपर चलते भैया, बात भी नहीं करते हो किसी से। इसी को क्या कहते हैं, आसमान में बातें करना, मतलब वो व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ चुका है। तो याद रखना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मुहावरा कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। दूध का दूध, पानी का पानी। अब ये क्या है, ये लोकोक्ति है। ये कैसे पता चला, गांव में खूब सुनते हो। अभी देखना, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे हम, यानी सब अलग कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जो होगा वो न्याय कर देंगे हम। तो इसको क्या कहते हैं, मुहावरा। ये क्या है, लोकोक्ति है, न्याय करना। इसका अर्थ क्या होता है, न्याय करना। बहुत अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। ये नाक कटना, ये भी जानते हो, ये भी क्या है, लोकोक्ति है। नाक कटा दियो भाई, है यूपीएसआई पेपर, यूपीएसआई तुमका भेज रहा पेपर तैयारी करे के लिए बाहर लखनऊ में। है रुपया सब जमा करें, पैसा वैसा, फिर क्या करो, एग्जाम ना निकाल पाओ, ना कटवाए दो गाँव में। है, इसको क्या कहते हैं, लज्जित होना। क्या कहा जाता है इसको, लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न। गड़े मुर्दे खाना, अब ये सबको पता है, ये सब क्या है, लोकोक्ति हैं। गड़े मुर्दे खाना, सर ये तो मुहावरा है, गड़े मुर्दे खाना। इसका मतलब आप जानते हैं, गड़े मुर्दा क्या आप किसे कहते हैं भाई? गड़े मुर्दे को हम मुर्दे जलाना नहीं, काम बिगाड़ना नहीं, समय गंवाना नहीं, यानी पुरानी बातें जब कोई छेड़ देता है, कहते क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, कोई नई बात करो। ठीक, तो 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न बताइए। अंधे के हाथ बटेर लाना, ये मुहावरा है। अंधे के हाथ बटेर लाना, लगना, इसको क्या कहते हैं, देखो भाग्य से लाभ मिलना। उसको क्या कहा जाता है, भाग्य से लाभ मिलना। क्या होता है, भाग्य से लाभ मिलना। ठीक है, सोचा नहीं था पेपर निकल जाएगा, बस तैयारी करने आए, 1 महीने के अंदर गुरुजी ने जो पढ़ाया, 100 जितने भी प्रश्न थे सब फंस गए, नौकरी मिल गई। उसी को क्या कहते हैं, और जो है अंधे के हाथ में बटेर लगना। बहुत बढ़िया शब्द है। आगे बात करते हैं, हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना क्या कहते हैं, हाथ पांव को फूलते हुए आपने देखा है, इसका मतलब इसके पहले पूर्व ज्ञान है आपको कि हाथ पांव फूलना मतलब डर जाना। क्या होता है, डर जाना। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। सही वाक्य जब बताना है, सही वाक्य। विद्यालय जाता हूं, नहीं, विद्यालय जाता है
विद्यालय जाता हूं, या ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही वाक्य है। ठीक है, ए। चलो अगला प्रश्न बताइए, चुप रहना का पर्यायवाची क्या है? चुप रहना मतलब चुप रहना सभी को पता है क्या होता है, बोलना नहीं, हंसना नहीं, सुनना नहीं, क्या हो जाएगा? मौन रहना। ठीक है, कभी कभी कहावत है कि कभी कभी मौन रह जाना भी बुरी बात नहीं है। ध्रुव स्वामी की पंक्ति बहुत अच्छी है। ठीक है, अवरोध के भीतर तो मैं गूंगी हूं, कभी कभी चुप रहना भी, मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। तो चुप रहने का मतलब क्या होता है? मौन रह जाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बताइए, विद्यार्थी पढ़ रहा, इस वाक्य में क्रिया क्या है? इसमें क्रिया बताना है। देखो विद्यार्थी क्या है? ये संज्ञा है, या हम कह सकते हैं संज्ञा की जगह हम क्या कह सकते हैं? ये कर्ता है। बहुत बढ़िया, क्या है? ये कर्ता है। ठीक है, इधर देखो, अब इसमें बचा क्या? क्रिया ही तो बची। होना तो खैर कर्म चाहिए, पर कर्म नहीं है, तो ये क्या है? क्रिया है। तो पढ़ रहा इसमें क्या है भाई? क्रिया है। क्या है? पढ़ रहा क्या है? इसमें क्रिया है। बहुत बढ़िया। देखो ये पढ़ इसमें से मूल धातु है सहायक क्रिया, पर पूछा क्या है इसने? क्रिया पूछा है, तो इसमें सी ऑप्शन माना जाएगा, पढ़ रहा है, पूरा का पूरा ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया शब्द है। आगे बताइए, रामायण के रचयिता कौन? देखो रामायण, रामचरितमानस, पौम, चरियु सब अलग अलग हैं, इस बात को याद रखना। तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे थे, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे थे, इस बात को याद रखना। और वेद व्यास तो जानते हैं महाभारत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था, इंपॉर्टेंट है। सूरदास तो जानते हैं, कौन? सूर सागर। कौन सी रचना है इनकी? सूर सागर। या और पूछते तो सूर सारावली। कौन सी? सूर सारावली, इन्हीं की रचना है। ठीक है, और इन्हीं पे भ्रमर गीत सार भी लिखी गई है। भ्रमर गीत सार बहुत बढ़िया रचना है, भ्रमर गीत सार, जो कि इसका संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। कब किया था भैया? 1925 में किया था। लो, इतनी जानकारी हम साथ में आपको दे दिए। ये भ्रमर गीत सार रचना है, ठीक है, जो कि सूर सागर से निकली हुई है। आगे बात करते हैं, तो ये तुलसीदास तो जानते हैं, कौन सी? रामचरितमानस, सबसे ज्यादा फेमस रचना इनकी रामचरितमानस। अगर इस और नहीं जानते हैं तो और ले लो एक साथ, इन्हीं के साथ। एक इनकी रचना कौन सी है? कवितावली। कौन सी रचना है भाई? कवितावली। अच्छा ये भी नहीं जानते हो? दोहावली। कौन सी? दोहावली। इसी को दोहावली रामायण भी कहा जाता है, इसी को सलाका भी कहा जाता है। ये भी नहीं जानते हैं तो क्या? कौन सी? हनुमान बाहुक ले लीजिए। कौन सी? हनुमान बाहुक इन्हीं की रचना है। किसकी है? तुलसीदास की हनुमान बाहुक है। ये भी नहीं जानते हैं तो और एक रचना बता दूं आपको, विनय पत्रिका भी इन्हीं की रचना है। कौन सी? विनय पत्रिका, बहुत बढ़िया रचना है इनकी, सबको पता। अच्छा ये भी नहीं पता है तो एक और ले लीजिए, रामाज्ञा प्रश्नावली भी इन्हीं की रचना है। कौन सी रचना है? रामाज्ञा प्रश्नावली। ये किसकी रचना है? सब किसकी रचना है भैया? तुलसीदास की है। ठीक है, हाँ तो तुलसीदास के रचयिता देखो, सब लोग देखो, विनय पत्रिका, ये बहुत बढ़िया बढ़िया रचना है, और इतनी रचना देख लो, इससे बाहर आपकी इनकी रचना नहीं पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए कि गीता का उपदेश किसने दिया? हर बच्चे के जीवन पर रटा हुआ, किसने दिया था? कृष्ण जी ने दिया था, श्रीमद् भागवत गीता, सब लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए कि निम्न में से किसको ज्ञानपीठ नहीं मिला? बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छा प्रश्न, ये नया प्रश्न मैंने बनाया है। ठीक है, ये नया प्रश्न है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है कभी किसी के, इस बार पूछे जाने की संभावना क्यों है? क्योंकि छायावाद के 4 ही कवि हैं, 4 कवि हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, निराला, पंत, महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद। इन्हीं को क्या कहता है? बृहत्त्रयी। इन 3 लोगों को क्या कहा जाता है? बृहत्त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि मैंने पूछा है क्या कि इसमें किसको ज्ञानपीठ नहीं मिला है, तो किसको नहीं मिला है भैया? बताइए किसको? इनको मिला है, पंत को मिला सबसे पहले चिदम्बरा पे, निराला को भी नहीं, महादेव वर्मा को मिला कब? 1882 में मिला था। ठीक है, तो मिला किसको नहीं है? निराला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंत को मिला चिदम्बरा में 1968 में सबसे पहले, जयशंकर प्रसाद को भी मिला था, पर किसको नहीं मिला है? निराला को। मीराबाई इंपॉर्टेंट है, मीराबाई किस रस की कवित्री? श्रृंगार की है, भक्ति की है, वीर की है? लिखा इन्होंने भी श्रृंगार पर, श्रृंगार उनका भक्ति के रूप में है। किस रूप में? भक्ति रूप में। कान्हा की भक्ति करते हैं ना, तो कान्हा की भक्ति के रूप में इनकी मीराबाई की पंक्ति बहुत अच्छी। ठीक है, पग पग घुंघरू बांध मीरा नाच्यारी। ठीक है, वही। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन से? अभी तो हमने बताया कौन कौन से, प्रसाद, निराला, महादेव और
पंथ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। अब ये गद्यांश है आपका, ये गद्यांश, एक बार गद्यांश को पढ़िए कि एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है, तो क्या है कि एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, ठीक है। यथा 10 की लाठी का बोझ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अभी हम आपको बताएंगे कि गद्यांश को कैसे पढ़ा जाता है और गद्यांश को कैसे वहां पेपर में कैसे जल्दी कर सकते हैं। चलो हम पहले उसी से संबंधित बात करेंगे आप लोगों को। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए क्या करना है, पता क्या है? आपके सामने गद्यांश लिखा होगा, सभी लोग क्या करते हैं वहां एग्जाम में, मैं बताता हूं। आप लोग एग्जाम में करोगे, पहले गद्यांश को विस्तार पूर्वक पढ़ोगे, उसके बाद में प्रश्नों पे आओगे, इसीलिए प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट में भी खूब गद्यांश पूछे जाते हैं, उसमें जो मैं करता था, मैं वही आपको टेक्निक बता रहा हूं, शायद आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, पहले आप प्रश्न को पढ़ना है। पढ़ना किसको है? प्रश्न को पढ़ना है जो गद्यांश का दिया हो, फिर उसके बाद उसमें उत्तर ढूंढोगे तो आसानी से उत्तर मिलेगा और फास्ट थोड़ा काम करोगे, ठीक है। कि तिनके की क्या विशेषता है? तिनका व्यर्थ का कचरा है, तिनका घास का काम करता है, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है, और तिनके से चिड़िया घोंसला बनाती है, ठीक है। अब आते हैं चारों ऑप्शन। वैसे तो खैर हमको उत्तर पता है, आपको भी इसका उत्तर पता है, पर अब हम इसको वहां ढूंढते हैं ऐसे कि एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं कि यथा 10 की लाठी 1 का बोझ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता। देखो ये आपको उत्तर मिल गया, यहीं पे उत्तर मिल गया, बस आप कर आगे बढ़ जाइए, यहीं पे इसका उत्तर हमारी सी, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ज्यादा समय नहीं है, हम पूरा गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बूंदों के मेल का क्या महत्व है। अभी तक हम 2-3 लाइनें पढ़े, उसमें मुझे बूंद की कोई वैसी बात दिखी नहीं, तो हम वहीं से आगे फिर पढ़ेंगे। क्या है? पानी बन सकती है, बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, बूंदों के मेल से कुछ नहीं होता है, ये बूंदों के मेल से घड़ा भर पानी भर जाता है। देखते हैं आगे क्या है, देखिए। लेकिन जब यही ईंट, फिर देखो यहाँ पे एक ईंट की क्या विसात, लेकिन जब यही ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद, देखो यहां मिला, एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता। देखो ये मिल गया आपको उत्तर इसका, ठीक है। क्या मिलता है? बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। हमको साथ साथ में पढ़ के साथ साथ में उत्तर दे रहे हैं, जल्दी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि जब चींटियां एक साथ जाती हैं, वाक्य को पूरा करना है। तो अब देखो तुरंत आगे बढ़ते हैं। ऐसे होता ना, कभी कभी प्रश्न क्रम से भी मिल जाते हैं, पढ़ते जाओगे क्वेश्चन निकलता जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरा गद्यांश पढ़ के बहुत आसानी से दे सकता हूं, मगर आप तब भूल भी तो सकते हैं, तब भूल भी तो सकते हैं। आपने जो पढ़ा था अगर तुरंत ये नहीं याद रहा तो ये भी तो होता है, गद्यांश पढ़ रहे हो, जल्दबाजी में पढ़ रहे हो, बहुत सी चीजें छूट जाएंगे, आपको वहां पे उत्तर ढूंढना होता है बस। देखिए आगे पढ़ते हैं। देखो जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो अब हमको आगे देखें क्या इसमें लिखा, यही मिल जाएगा। देखो जब ये छोटी सी छोटियां एक साथ जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट जाती हैं। देखो यहां से मिल गया, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जरूरी नहीं है पूरा पढ़ने के लिए। फिर क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये देखो मिला। अब देखते हैं अकेला चना कहां मिल जाएगा आपको। देखो ये देखो एक मिनट, ये इसमें ढूंढो थोड़ा अकेला चना, पहले तो नहीं मिलता, यही ऊपर था। ये देखो ये रहा आपके सामने, पहले ही समझे 10 की लाठी का एक बोझ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इत्यादि। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं। 10 की लाठी का बोझ, पूछा क्या है इसमें? देखो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता है। तो उसमें पूछा क्या है? इत्यादि। ठीक, तो इसमें क्या होगा? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, नहीं, अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लो इसका मतलब
अच्छा नहीं 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 नहीं, इसका उत्तर मिलेगा ए वाला। क्या होगा? ए। पूछा क्या गया था? अकेला चला भाण नहीं फूट सकता। ये क्या है आपका? ए क्या है? लोकोक्ति है। तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? सबसे अच्छी बात, ये बचपन से आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक लाठी होगी, ठीक, उसको सब कोई तोड़ के चला जाएगा, और जब चार लाठियां एक साथ मिलेंगी तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसका मतलब संगठन में शक्ति। तो इस गद्यांश को पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि एकजुट की बात हो जा रही है, एक में मिलने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है? संगठन में शक्ति तो होती ही है। ऐसे गद्यांश मैं आपको बता भी दूं, ये बहुत बढ़िया गद्यांश है आपका, वीडियो में पूछा गया है। ये वीडियो का मैंने आपको दिया था गद्यांश, ठीक है। गद्यांश वही होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। मैं हर गद्यांश को लेके आने वाला हूं, अभी किसी ना किसी एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं, क्या पता वही गद्यांश आपको मिल जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर 40 का 40 आपने उत्तर मिला लिया होगा। और सभी लोग कमेंट करके बताना कि हिंदी में 40 में 40 कितने आपके सही हुए, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी का स्वागत, और इसी प्रकार से प्रेम बनाए रखें अपने आप हम पे, और क्लास चलती रहेगी, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।